जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश। पिछली क्लास में प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के मतों को हमने जाना। बहुत डिटेल से हमने पिछली क्लास में प्रतिहार शासकों की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी मत होते हैं उन पे हमने डिटेल चर्चा की। इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रमुख शासक, प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की यानी जो शासन की अवधि है वो मानी जाती है 8वीं से 12वीं सदी। 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी है इनके शासन की अवधि मानी जाती है। ठीक है, लेकिन RC मजूमदार ने 6वीं से 12वीं सदी इनकी शासन की अवधि मानी है। किसने? RC मजूमदार। RC मजूमदार ने 6वीं से 12वीं सदी माना है। ओके, ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रमुख शासकों की। गुर्जर प्रतिहार हैं उनके प्रमुख शासक, यानी प्रतिहारों के प्रमुख शासक, प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, ये हम पढ़ने वाले। प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक। प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक जिनमें सबसे पहला नाम आता है हरिश्चंद्र का। पहला नाम किनका आता है? हरिश्चंद्र का। ये लो, क्या नाम निकल के आता है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक कहते हैं, यानी इनके वंश का क्या कहते हैं? संस्थापक। और इनको मूल पुरुष, प्रतिहारों का मूल पुरुष क्या कहते हैं? मूल पुरुष। किनका मूल पुरुष? प्रतिहारों का मूल पुरुष। इसके अलावा इसको आदि पुरुष, प्रतिहारों का क्या कहते हैं? आदि पुरुष। क्या कहते हैं? आदि पुरुष। ये भी इनको कहा जाता है। तो ये सारी तथ्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का पहला शासक है। इसको प्रतिहारों का संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष कहा जाता है। अब मैंने जैसे ही कहा कि इनको संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष कहते हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए या एक प्रश्न आया होगा। आप कहोगे कि सर आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कहते हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? क्योंकि इसके साक्ष्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जो हमें साक्ष्य मिलता है, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, पहले प्रश्न बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? तो आंसर होगा आपका हरिश्चंद्र। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो आपको साक्ष्य के तौर पे याद रखना है, एक अभिलेख का नाम है, एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। क्या नाम है? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख आपको याद रखना है। यानी ऐहोल अभिलेख में प्रतिहार वंश का आदि पुरुष बताया गया है। किसको? हरिश्चंद्र को। प्रतिहार वंश का आदि पुरुष बताया गया है हरिश्चंद्र को। ठीक है, आदि पुरुष हरिश्चंद्र को बताया। और प्रतिहार शासकों की प्रारंभिक राजधानी, यानी जो हरिश्चंद्र है इनका जो शासन था, उनकी राजधानी प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी, प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो इनकी प्रारंभिक राजधानी बताई गई है मंडोर।
यानी मंडोर शाखा की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने। यहाँ से गुर्जर प्रतिहार शासकों का वंश प्रारंभ होता है। आगे प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इनका साक्ष्य हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशन द्वितीय हैं, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन सेकंड के समय में लिखा गया है ऐहोल अभिलेख, जिसके रचनाकार या जिसके रचयिता हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, रवि कीर्ति जैन, रवि कीर्ति जैन। ठीक है। और कहाँ से हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों में यानी विशेष तौर पे हम बात करें हरिश्चंद्र की जानकारी मिलती है, तो दूसरा एक शिलालेख और है जिसका नाम है घटियाला शिलालेख। क्या नाम है? घटियाला, घटियाला शिलालेख। अब ये घटियाला शिलालेख कहाँ का है ये भी पूछा जाता है। तो घटियाला शिलालेख है वो है जोधपुर। और कब लिखा गया? ईस्वी याद रखनी है आपको, 861 ईस्वी। 861 ईस्वी में घटियाला शिलालेख लिखा गया जो जोधपुर में है। उसमें हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा और कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो एक और अभिलेख है जिसका नाम है मंडोर अभिलेख, मंडोर अभिलेख। इस मंडोर के अभिलेख से भी हमें प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जानकारी मिलती है। मंडोर अभिलेख ये कहाँ है? ये भी कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्ट्स हरिश्चंद्र से संबंधित याद रखने हैं। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी ये इन्हीं का नाम है। इसका साक्ष्य हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है जो पुलकेशन द्वितीय के समय में लिखा गया रवि कीर्ति जैन के द्वारा। प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी इसमें बताई गई है मंडोर। प्रारंभिक राजधानी क्या बताई गई है? मंडोर। और इसके अलावा घटियाला का शिलालेख है या मंडोर का अभिलेख है, यहाँ से भी हमें प्रतिहार शासकों के संस्थापक हरिश्चंद्र की जानकारी मिलती है। इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। एक और तथ्य याद रखना है साथ साथ में, ये जो हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी, रोहिलिद्दी की उपाधि है वो मिली हुई थी, यानी रोहिलिद्दी के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। तो एक तो आपको इसकी उपाधि याद रखनी है रोहिलिद्दी। गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है हरिश्चंद्र को। इसका साक्ष्य हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके अलावा हरिश्चंद्र की प्रारंभिक राजधानी थी मंडोर, या हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर रहेगा हमारा मंडोर। घटियाला शिलालेख और मंडोर अभिलेख है, ये हमें प्रतिहार वंश के आदि पुरुष या प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जानकारी देता है। ओके। इसके बाद में ये तो हो गए इनके आदि पुरुष, गुर्जर प्रतिहार शासकों की आदि पुरुष कौन? हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र के बाद में और कौन कौन से प्रमुख शासक हुए उनकी जानकारी भी हमें प्राप्त करनी है, उनके बारे में भी हमें जानना है। तो 2 नंबर पे यदि एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, ये हरिश्चंद्र हुए, कौन हुए? हरिश्चंद्र, जो गुर्जर प्रतिहारों की आदि पुरुष कहलाए। इन हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी ब्राह्मण वंशी थी और एक पत्नी क्षत्रिय वंशी थी। ब्राह्मण वंशी जो पत्नी थी उनका नाम ताराबाई था। उनके एक पुत्र हुआ राहुल, जो बाद में शासक नहीं बना, यानी कभी शासक बना ही नहीं। और दूसरी जो पत्नी थी वो थी क्षत्रिय वंशी। क्षत्रिय वंशी पत्नी थी, उसके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, यानी निम्न में से कौन हरिश्चंद्र के पुत्र थे या नहीं थे। ठीक है। तो सामान्य सी जानकारी इनकी रख लेनी है आपको। एक का नाम है भोग भट्ट। 4 पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम है भोग भट्ट। एक का नाम भोग भट्ट हो गया, दूसरे का नाम हुआ, क्या नाम हुआ? रज्जिल।
क्या नाम हुआ? रजिल। इसके बाद में एक और तीसरा पुत्र था जिनका नाम है कक। नाम थोड़े ऐसे ही हैं हटपटे से, कक या ककुक के नाम से जाना गया। और एक और पुत्र था जिनका नाम है दद। क्या नाम था? दद। ऐसे ही नाम है। ओके, इस प्रकार से ये 4 संतानें थी, 4 पुत्र थे, भोगभट, रजिल, कक और दद। हरिश्चंद्र की 4 संतानें हुई, जिनमें से रजिल बाद में शासक बना, भोगभट भी बना, रजिल भी बना, लेकिन भोगभट से संबंधित कोई पर्सन नहीं बनता है, रजिल से पर्सन बनता है। रजिल से क्या पर्सन बनता है? रजिल जो थे वो गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली, प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो जाता है किसको? रजिल को। वंशावली प्रारंभ करनी, यानी इनके शासनकाल में, रजिल के शासनकाल में प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ की गई। इसके बाद में जो शासक बने उनको क्रम से इसमें दिखाया गया। ओके, एकमात्र पर्सन यहीं से बनता है। रजिल के बाद में प्रतापी जो शासक है, जहां से पर्सन बनता है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम है नागभट्ट प्रथम। क्या नाम है? नागभट्ट प्रथम। चलो देख लेते हैं नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम से कौन कौन से पर्सन बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। नागभट्ट प्रथम, ये लो भाई, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम आगे, एक तो इनके शासन की अवधि है, हालांकि शासन की अवधि कभी पूछी नहीं जाती है, पर फिर भी आपको याद रखनी है। 730 ईस्वी से लेकर के 730 से लेकर के और 760 ईस्वी तक, 760 ईस्वी तक नागभट्ट प्रथम है, उनका शासन माना जाता है। ओके, नागभट्ट प्रथम की एक तो हमें याद रखनी है उपाधियाँ। क्या याद रखनी है? उपाधियाँ। कौन कौन सी उपाधियाँ इनको दी गई हैं, यानी किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है। तो ये एक तथ्य तो आपको याद रखना है, इनका जो दरबार है, उस दरबार को कहते हैं नागावलोक। क्या? नागावलोक। नागावलोक का दरबार, इनके दरबार को कहा जाता है नागावलोक का दरबार। एक तो ये तथ्य याद रखना है। इसके अलावा इनको कुछ एक उपाधियां दी गई हैं, वो उपाधियां आपको याद रखनी है। एक उपाधि तो आती है इनकी सबसे पहले, इनको कहते हैं नारायण मूर्ति का अवतार। क्या कहते हैं? नारायण मूर्ति का अवतार। नारायण मूर्ति का अवतार, या कहीं पर आपको देखने को मिलेगा इनको नारायण का अवतार, यानी इनको नारायण का अवतार या नारायण की मूर्ति का अवतार भी कहा जाता है। ओके, नारायण का अवतार इनको कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने मलेच्छु का विनाश किया है, इस कारण से इनको नारायण का अवतार या नारायण की मूर्ति का अवतार कहा जाता है। एक उपाधि तो ये होगी। इसके बाद में इनको राम का प्रतिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? राम का प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। ठीक है, ये हमने पहले भी जान लिया है। तो इन्हें राम का प्रतिहार भी कहते हैं। राम का क्या कहते हैं? प्रतिहार। ये भी इनकी उपाधि है। और क्या है? इनकी उपाधि है इंद्र के गर्व का नाशक। इंद्र के गर्व का नाशक। गर्व कह सकते हैं, दंभ कह सकते हैं, घमंड कह सकते हैं। इंद्र के गर्व का या दंभ का नाशक। ओके, एक है मेघनाद। कौन थे मेघनाद? रावण के पुत्र मेघनाद थे, नहीं दे। मेघनाद, जो रावण के पुत्र मेघनाद थे, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक भी कहते हैं। मेघनाद के युद्ध का क्या कहते हैं? युद्ध का अवरोधक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां इनकी याद रखनी है। ओके,
इंद्र के गर्व का नाशक, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, नारायण की मूर्ति का उतार और राम का प्रतिहार। किसे कहते हैं? नागभट्ट प्रथम को। और नागभट्ट प्रथम का जो दरबार है वो कहलाता था नागावलोक का दरबार। इतने सारे फैक्ट आपको यहां से याद रखने। एक बात मैं और बता देता हूं आपको यहां से नागभट्ट प्रथम से रिलेटेड। नागभट्ट प्रथम जो थे उन्होंने अपनी जो राजधानी है, यहां से भी प्रश्न बनता है, अपनी जो राजधानी है, इनकी प्रारंभिक राजधानी यानी गुर्जर प्रतिहार शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर थी। क्या थी? मंडोर। लेकिन ये जैसे ही शासक बने तो मंडोर से राजधानी को कहां ले गए? मेड़ता। तो ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता पहली बार ट्रांसफर की, परिवर्तित की? ठीक है, तो याद रखना है आपको नागभट्ट प्रथम। मंडोर से मेड़ता के बाद में इन्होंने राजधानी आगे मेड़ता है, मेड़ता से ले गया भीनमाल। ये भी आगे के लिए प्रश्न बन सकता है कि कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने अपनी राजधानी मेड़ता से भीनमाल परिवर्तित की। तो मंडोर प्रारंभिक शाखा थी इनकी और वहीं पे इनकी राजधानी थी। इस राजधानी को ये ले गया मेड़ता से ले गया बाद में भीनमाल। ओके, ये तथ्य आपको याद रखना है। एक इनके समय में एक मंदिर बना और इनके गुर्जर प्रतिहार शासकों की जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, उस शैली का नाम आपको याद रखना है महामारू शैली। कौन सी शैली है? महामारू शैली। इस महामारू शैली का प्रचलन है वो नागभट्ट प्रथम के समय से ही प्रारंभ हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों की मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है? तो ध्यान रखना है, या तो इसको प्रतिहार शैली कहेंगे या इसका दूसरा नाम है महामारू शैली। ठीक है, इसके बाद में एक शासक बनते हैं जिनका नाम है शिलुक। क्या नाम है? शिलुक। नाम है शिलुक। शिलुक से क्या प्रश्न बनेगा? शिलुक जो है इन्होंने जोधपुर के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जोधपुर के अंदर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने किया? तो नाम याद रखना है आपको शिलुक। ओके, इसके बाद में कक्कुक हुए, एक शासक हुए कक्कुक। कौन से शासक हुए? कक्कुक। देखो इनके नाम ऐसे अटपटे हैं। एक शासक हुए जिनका नाम है कक्कुक। पहले हमने कक के बारे में देखा, ये है कक्कुक। कौन से शासक है? कक्कुक। ठीक है, कह ही चल रहे हैं। कक्कुक शासक हुए और कक्कुक शासक से प्रश्न बन सकता है तो कौन सा बनेगा? इन्होंने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया? मंडोर में ही करवाया। मंडोर में क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहां पर? मंडोर में विजय स्तंभ क्या करवाया? बनवाया। किसने बनवाया? कक्कुक ने। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर 5 विजय स्तंभ है। कितने विजय स्तंभ है? 5। एक तो हो गया मंडोर में विजय स्तंभ, अभी जिसके बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे, कक्कुक ने बनवाया। ठीक है, इसके अलावा एक प्रसिद्ध विजय स्तंभ है, जो विजय स्तंभ यानी कहीं पर नाम नहीं आता है तो वहाँ पर सीधा सीधा हमारा ध्यान जाता है कहाँ पर? विजय स्तंभ जो चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है। एक विजय स्तंभ कहाँ बना है? चित्तौड़ में विजय स्तंभ। कहाँ का? तो
तो ये ध्यान रखना है चित्तौड़ का। एक विजय स्तंभ तो हो गया मंडोर का, दूसरा हो गया चित्तौड़ का। इसके अलावा एक है विजय स्तंभ कहाँ पे बना है, बयाना में। बयाना जो भरतपुर में है वहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में बना है, चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ बना है, इसके बारे में आप सब जानते हो। इसके जो रचयिता हैं या इसको बनाने वाले जो हैं शासक, उनका नाम है महाराणा कुंभा। बयाना में जो विजय स्तंभ बना है इसका नाम है विष्णुवर्धन, सॉरी क्या नाम है, विष्णुवर्धन। कहाँ पे बना है, बयाना में। बयाना में बना है। इसका नाम कभी पूछा जाए तो आप याद रख लेना, विष्णुवर्धन। और इनके जो निर्माता हैं वो हैं महाराणा कुंभा, ये हैं विष्णुवर्धन। और यहाँ पे किसने बनवाया, ककुक ने। इसके अलावा दो और है, एक तो है पाली के अंदर, पाली का विजय स्तंभ, ठीक है। पाली के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण है वो क्रांतिकारियों ने करवाया था। कब, 1857 की क्रांति के समय। कहाँ का है, पाली का विजय स्तंभ। कब बना ये, 1857 की क्रांति के समय। और इसके अलावा भारत और पाक युद्ध के समय में एक और बना है, भारत पाक युद्ध के समय में विजय स्तंभ बना है, ठीक है। ये विजय स्तंभ कहाँ पर बना है, भारत पाक के युद्ध के दौरान ये बना है जैसलमेर में। जैसलमेर में भारत पाक का युद्ध 1965 के अंदर जो युद्ध हुआ है उस समय का, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इनसे ककुक से संबंधित एक और प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने पांचों ऐसे नाम लिखवा दिए, इनसे रिलेटेड नहीं है। इनसे रिलेटेड एकमात्र है ककुक, जो मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया हुई। लेकिन जो ककुक है, ककुक जो है, इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या बनेगा, इनके समय में बहुत ही प्रसिद्ध एक शिलालेख है जिसका नाम है घटियाला का शिलालेख, जहाँ से हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। घटियाला का शिलालेख अभी हमने चर्चा की थी, घटियाला का शिलालेख। ये घटियाला का शिलालेख किनके समय लिखा गया, तो ये प्रश्न बन सकता है, आपको याद रखना है ककुक के समय। ओके, इतना सा आपको यहाँ से याद रख लेना है, घटियाला का शिलालेख और मंडोर में विजय स्तंभ ककुक के समय में बना। इसके अलावा एक प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम है वत्सराज। वत्सराज को आपको याद रखना है। वत्सराज को क्यों याद रखना है अभी मैं बताऊंगा। वत्सराज, पहले तो वत्सराज है, इसकी उपाधि है उसको याद रखना है, रणहस्तिनी। हस्तिनी यानी हथिनी जो होती ना उसको कहते हैं, हाथी की तरह युद्ध में लड़ने वाला जो राजा है, ये उपाधि इसको दी गई है, ठीक है। रणहस्तिन। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, वत्सराज प्रथम जो है वो, आपको एक बात मैं बता दूं, एक इतिहास के अंदर, भारत के इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष चला है, जो भारत के इतिहास में सबसे लंबा संघर्ष माना जाता है। लगभग 100 वर्षों तक चलने वाला संघर्ष, 100 वर्षों तक एक संघर्ष चला है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में राजस्थान की तरफ से शुरुआत करने वाला जो शासक है उसका नाम है वत्सराज। कई बुक्स के अंदर या कई जगह आपको नागभट्ट प्रथम जो है वो माना जाता है, लिखा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना वत्सराज प्रथम के समय में ये त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, इसलिए इनको याद रखा जाता है। क्या था ये त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 647 ईस्वी के अंदर कन्नौज जो था, कन्नौज, वहाँ के शासक थे हर्षवर्धन। उस हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में। वहाँ
उसके बाद में ये जो वर्धन जो वंश है उसकी शक्ति है वो क्षीण होती गई, कमजोर होती गई, और उसके कुछ शासक बने, ऐसे यशोवर्मन वगैरह, आगे वर्धन वगैरह बनते रहे शासक। लेकिन थोड़े समय के बाद में वहाँ की जो शासन जो राजकाज है वो बिल्कुल डाउन हो गया, और उसी का फायदा उठाने का प्रयास किया वत्सराज ने। वत्सराज, ये जो कन्नौज है, ये मानो हमारा कन्नौज है, इस कन्नौज में यहाँ उत्तर पश्चिम से, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि राजस्थान में इनका शासन था वत्सराज का, तो उत्तर पश्चिम से तो एक शासक आए जिनका नाम था वत्सराज। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो गया वत्सराज। ठीक है, इधर से यहाँ दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन था। किनका शासन था? राष्ट्रकूटों का। किनका शासन था? राष्ट्रकूटों का। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट शासक थे। और इधर जो थे यहाँ पे पाल वंश, पाल वंश बंगाल के अंदर, पाल वंश यानी पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में पाल वंश का बोलबाला था। इधर वत्सराज और इधर राष्ट्रकूट। यहाँ पे मिड में यानी मध्य में कन्नौज था। मध्य में क्या था? कन्नौज। और कन्नौज में जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में वहाँ का जो शासन था वो कमजोर होता जा रहा था, तो इधर से वत्सराज भी यहाँ पे शासन करना चाहता था। पाल वंश के शासक थे जिनका नाम है धर्मपाल, जिनका नाम है धर्मपाल। ये वही धर्मपाल हैं जिन्होंने, धर्मपाल वही हैं जिन्होंने ये है आपकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करने वाले। धर्मपाल कौन से हैं? ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ये अभी आपको विक्रमशिला, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। तो धर्मपाल पाल वंश के शासक थे, वत्सराज और इधर जो थे वो थे ध्रुव। कौन थे? ध्रुव। ये सारे तीनों की नजरें कन्नौज के ऊपर टिकी हुई थी। तो वत्सराज के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। आपको ये प्रश्न याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में आपको प्रश्न क्या याद रखना है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसमें राजस्थान की ओर से पहल करने वाला शासक कौन था? पहल करने वाला शासक कौन था? हालांकि बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में आए थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय आए और नागभट्ट द्वितीय हालांकि हार भी गए थे नागभट्ट द्वितीय, लेकिन अंत में जैसे ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव वापस दक्षिण में चले गए तो फिर से उन्होंने, नागभट्ट द्वितीय ने इसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले। ठीक है, तो यहाँ से एकमात्र प्रश्न बनेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में राजस्थान की ओर से पहल करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो याद रखना है वत्सराज, आपको याद रख लेना है। ओके, इसकी वत्सराज ने यहां से पहल की, इसका उल्लेख हमें कूल्यमाला नामक जो ग्रंथ है उद्योतन सूरी के द्वारा रचित, वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहां से केवल यही प्रश्न बनेगा। अब देखिए, इसके बाद से आपको याद रखना है वत्सराज जो है उससे संबंधित छोटे से एक दो प्रश्न और आपको याद रखना है। एक तो इन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। निर्माण कार्य के अंदर इन्होंने एक ओसिया के अंदर जैन मंदिर का निर्माण करवाया जो प्रतिहार शैली का मंदिर माना जाता है। ओसिया जो बाड़मेर में है, ठीक है, ओसिया बाड़मेर के अंदर है। यानी वत्सराज से और क्या प्रश्न बन सकता है? एक तो आपको यही याद रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके समय में प्रारंभ हुआ? तो वत्सराज के समय में हुआ। ठीक है, और इन्होंने ओसिया के अंदर जैन मंदिर बनवाए। क्या बनवाए? ओसिया में जैन मंदिर। ओसिया कहाँ पे है? बाड़मेर में। ओसिया कहाँ पे है? बाड़मेर। इस बाड़मेर में अंदर इन्होंने जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओसिया के अंदर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है,
जो प्रतिहार शैली के हैं। यहाँ से ये प्रश्न ने पूछ करके ये भी पूछा जा सकता है कि ओसिया में जो मंदिर बने हैं वो किस शैली के हैं। तो या तो आप बोलोगे प्रतिहार शैली, या तो बोलोगे आप प्रतिहार शैली के, या फिर आप बोलोगे महामारू शैली। प्रतिहारों में भी महामारू शैली के बने हुए, ठीक है। और ये किसके समय में बने थे? तो वत्सराज के समय में बने। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर सूर्य मंदिर भी बनवाया है, एक हरिहर मंदिर बनवाया है और एक सचिया माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। इसके बाद में आते हैं नागभट्ट द्वितीय। कौन आते हैं? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम को हमने पहले ही पढ़ लिया। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसको बहुत डिटेल के साथ में हमें पढ़ना है। किसको? नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय कौन सा शासक है? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो सबसे पहले तो इनके शासन की जो अवधि है वो याद कर लेते हैं। 795 से लेकर के 833 ईस्वी। 795 से 833 ईस्वी इनके शासन की अवधि मानी जाती। किसकी? नागभट्ट द्वितीय की, ठीक है। अब नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया कि कन्नौज के जो शासक थे चक्रायुध, उसको हरा दिया। कन्नौज में नागभट्ट द्वितीय यानी वत्सराज के बाद में कन्नौज के शासक बने चक्रायुध। चक्रायुध को इन्होंने हराया दे। चक्रायुध यानी जो राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव, उसने कन्नौज पे अधिकार कर लिया, लेकिन वो कन्नौज पे अधिकार करने के बाद में वहीं के शासक जिनका नाम है चक्रायुध, चक्रायुध को वहाँ पर शासन की सत्ता संभला करके और वापस दक्षिण की ओर लौट गया। उसके लौटने के तुरंत बाद में नागभट्ट द्वितीय ने अपने मौका जो है, मौके का फायदा उठाया और चक्रायुध को वहाँ पर युद्ध में पराजित कर दिया और उसको पराजित करके कन्नौज पे अधिकार कर लिया। तो एक तो प्रश्न ये बनेगा, यहाँ से कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को इन्होंने क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन है? नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। किसको हराया? चक्रायुध को। चक्रायुध को हरा करके, हालांकि ये भी नागभट्ट द्वितीय है, ये भी इसमें कन्नौज के युद्ध में त्रिपक्षीय संघर्ष में हार गया था। पहले हारने के बाद में वापस इसने मौके का फायदा उठाया और चक्रायुध को हराया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ओके। इनकी उपाधि परम भट्टारक, महाराजा धीराज। परम भट्टारक इनको कहते हैं, यानी क्या क्या कहते हैं? एक तो याद रख लेना है, परम भट्टारक। परम भट्टारक कहते हैं। और क्या कहते हैं? महाराजा धीराज। महाराजा अधिराज, परम भट्टारक। क्या कहते हैं? परम भट्टारक और महाराजा अधिराज। इसके बाद में महाराजा अधिराज परमेश्वर भी कहते हैं, साथ में ही है इसी के। ये इतनी भी याद रहेगी तो काम चलेगा। महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि इनको मिली, परम भट्टारक। इसके अलावा अरब आक्रमणकारियों का पूर्ण रूप से इसने दमन किया, ठीक है। ओके। इसके बाद में ये ये प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रकूट शासक जो गोविंदराज तृतीय था, गोविंदराज तृतीय, उस गोविंदराज तृतीय ने भी किसको हरा दिया? नागभट्ट द्वितीय को। और नागभट्ट द्वितीय हारने के बाद में कहाँ चले गए? गंगा के अंदर चले गए और वहाँ पर इन्होंने जल में समाधि ले ली। नागभट्ट द्वितीय के बाद में इनका पुत्र रामभद्र कुछ समय के लिए शासक बना। रामभद्र से ज़्यादा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या कर दी। इसलिए मिहिर भोज को प्रतिहारों का, यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रतिहारों का पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता किस शासक को कहते हैं? प्रतिहारों का पितृहंता कहलाता है मिहिर भोज।
जो गुर्जर प्रतिहार वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक है, या सबसे यूं कह सकते हैं शक्तिशाली शासक, गुर्जर प्रतिहार शासकों का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। लेकिन मिहिर भोज के एक टैग लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है, प्रतिहार वंश का प्रतिहारों का पितृ हंता कहलाता है। ठीक है, तो ये किसकी हत्या की, ये प्रश्न पूछा जाए तो इनके पिता का नाम था रामभद्र। रामभद्र का वध किया और खुद शासक बन गया। बस इतना याद रखना है रामभद्र के बारे में। पितृहंता किसे कहते हैं? मिहिर भोज को। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा मेवाड़ के अंदर भी पितृहंता हुआ, मारवाड़ में पितृहंता हुआ, ऐसे ही प्रतिहार शासकों में पितृहंता कहलाते हैं मिहिर भोज। तो अब देखेंगे मिहिर भोज को। मिहिर भोज का जो शासन काल है वो प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहलाता है। मिहिर भोज, चलो मिहिर भोज को तो हम डिटेल से देख लेते हैं। मिहिर भोज, सबसे पहले तो इनका जो टैग है ये याद रख लेना। कौन? मिहिर भोज। कौन से भोज है? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज को क्या कहा गया है? प्रतिहारों का पितृहंता कहा गया। प्रतिहारों का पितृहंता क्या कहा गया है? पितृहंता। ठीक है, पितृहंता कहा गया, ये तो ये याद रखना है। और इसके अलावा प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक है ये, सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक। इनके शासन को, मिहिर भोज के शासन को, इनके शासन काल को या इनके काल को, इनके शासन काल को क्या कहते हैं? प्रतिहारों का स्वर्ण काल। प्रतिहारों का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? स्वर्ण काल, यानी सोने का काल इनके शासन काल को कहा जाता है। ओके, इनकी उपाधि की बात करें तो इनको एक उपाधि मिली है आदि वराह। कौन सी उपाधि मिली है? आदि वराह। ये उपाधि आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। मिहिर भोज प्रतिहारों का पितृहंता, सबसे शक्तिशाली शासक, इनके शासन काल को प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक इनकी उपाधि है, एक इनकी उपाधि है, उपाधि से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी उपाधि क्या है? आदि वराह। आदि वराह है। और इनको आदि वराह की उपाधि ग्वालियर के अभिलेख में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? ग्वालियर के अभिलेख में इनको, ग्वालियर अभिलेख में इनको आदि वराह बताया गया है। ठीक है, ग्वालियर के अभिलेख में इनको आदि वराह बताया गया है। और एक और उपाधि है इनकी प्रभास पटन। प्रभास पटन का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। एक तो उपाधि होगी आदि वराह, दूसरी उपाधि है प्रभास पटन, यानी प्रभास ही कहते हैं, प्रभास या प्रभास पट्टन। प्रभास पट्टन का अर्थ है प्रभास पट्टन, जिसका अर्थ क्या होता है? उगता हुआ सूरज, यानी प्रतिहारों का उगता हुआ सूरज भी इन्हें कहा जाता है। उगता हुआ सूरज किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। मिहिर भोज को। ठीक है, ये जो मिहिर भोज है इनको प्रभास पट्टन की उपाधि दी गई। और एक इनके समय में अरब यात्री आया, यहाँ से भी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अरब यात्री, कौन सा अरब यात्री आया? सुलेमान। अरब यात्री का नाम है सुलेमान। सुलेमान ने इन्हें मुगलों का क्या कहा है? सुलेमान ने इन्हें मुगलों का नाशक कहा है, यानी मुगलों का शत्रु कहा है। मुगलों का नहीं, सॉरी, इस्लाम का क्या है? इस्लाम का शत्रु कहा। किसने कहा? सुलेमान ने। ठीक है, कौन, कहाँ का शासक, कहाँ का यात्री था ये? अरब यात्री सुलेमान ने इसको इस्लाम का शत्रु कहा है। ठीक है,
इनकी सुलेमान की पुस्तक है, हालांकि इनकी पुस्तक पूछी नहीं जाती है, लेकिन याद रखना है किताब उल सिंध उल हिंद, किताब उल सिंध उल हिंद, ये भी ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। मैं ये लिखूंगा नहीं, किताब उल सिंध उल हिंद, ये इनकी पुस्तक थी और इसी पुस्तक में इनको इस्लाम का शत्रु बताया गया, ठीक है। इनके बाद में यानी इस किताब के अंदर इनकी जो सैन्य अभियान थे उनका भी उल्लेख मिलता है और इस्लाम का शत्रु भी इनको कहा गया है। इसके बाद में एक प्रसिद्ध शासक हुए महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के समय में एक दरबारी कवि हुए जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस यानी यहाँ से मिहिर भोज के बाद में अगला जो शासक हुआ उस शासक का नाम है, मिहिर भोज के बाद में जो शासक बना उस शासक का नाम है महेंद्रपाल, ये याद रखना है। क्या नाम है, कौन सा पाल है, महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल नामक प्रमुख शासक हुआ और महेंद्रपाल के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका जो दरबारी कवि था वो थे, उन प्रसिद्ध दरबारी कवि का नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है यानी कौन है ये, इनके दरबारी कवि, किसकी चर्चा कर रहे हैं, इनके दरबारी कवि की, और दरबारी कवि का नाम है राजशेखर। कौन सा शेखर, राजशेखर। राजशेखर किसके दरबारी कवि था, तो ये याद रखना है महेंद्रपाल का। राजशेखर की बुक जो है वो पूछी जाती है, तो इनकी बुक का नाम याद रखना है कर्पूर मंजरी। एक तो बुक है कर्पूर मंजरी, दूसरी काव्य मीमांसा, एक बाल रामायण है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और एक प्रबंध कोश। 4 किताबें हैं, चारों किताबों को आपको याद रखना है। एक का नाम है कर्पूर मंजरी, क्या नाम है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी है। एक का नाम है बाल रामायण, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा और प्रबंध कोश। कौन को 2 और कौन सी है, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ठीक है, और एक है प्रबंध कोश, प्रबंध कोश। विभिन्न परीक्षाओं में इन सभी किताबों से प्रश्न बन चुका है, आगे भी बनने की संभावना है। महेंद्रपाल का दरबारी कवि बहुत ही प्रसिद्ध है राजशेखर, जिनकी प्रसिद्ध बुक कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और प्रबंध कोश, सभी से प्रश्न बन चुका है। हालांकि बाल रामायण से अभी कोई प्रश्न नहीं बना है, तो ये चारों बुक हैं, ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और ज़्यादा महेंद्रपाल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा इनके बाद में एक शासक हुए महिपाल, जिन्हें क्षेत्रपाल के इस नाम से पुकारा गया है, और इनकी उपाधि थी रघुकुल मुक्तमणि। कौन सी उपाधि थी, रघुकुल मुक्तमणि। रघुकुल मुक्तमणि राजशेखर ने इनको उपाधि दी। यानी महेंद्रपाल के बाद में कौन शासक हुई, महिपाल। कौन से शासक हुई, महिपाल। और महिपाल को क्या उपाधि दी राजशेखर ने, इनको दी गई रघुकुल रक्तमणि, रघुकुल रक्तमणि के नाम से, हाँ मुक्तमणि, सॉरी रघुकुल मुक्तमणि इनकी उपाधि। ऐसे ही महेंद्रपाल को भी इन्होंने उपाधि दी थी रघुकुल तिलक। ये थोड़ा सा और याद रख लेना, क्या उपाधि दी थी, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक की उपाधि किसने दी, राजशेखर ने दी। किसको दी, महेंद्रपाल को दी। फिर राजशेखर ने महिपाल को भी उपाधि दी, क्या उपाधि दी, रघुकुल मुक्तमणि, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद में 1018 के अंदर राज्यपाल नामक शासक बना, लेकिन उसके समय में महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आता है और प्रतिहार शासक राज्यपाल को हरा देता है, ठीक है। हराने के बाद में वापस चला जाता है, लेकिन तुरंत फिर अगला जो शासक बनता है वो बनता है त्रिलोचन पाल 1019 के अंदर। लेकिन वापस महमूद गजनवी आता है और फिर से इनको भी हरा देता है, और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक बनता है यशपाल।
यशपाल। क्या यशपाल से संबंधित पर्सन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। प्रतिहारों का अंतिम शासक, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, और इस अंतिम शासक का नाम है यशपाल। ओके, इस प्रकार से हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चौहान वंश। ठीक है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।